सर, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक विरोध का तरीका तभी होगा जब आप ड्राइविंग सीट पर हो, तो ज्यादा बेहतर तरीके से विरोध कर पाएंगे। तो आप तो ड्राइविंग सीट पर है ही नहीं, मगर फिर भी आखिर जब इतनी टूट फूट मची है तो फिर सरकार से अपनी बात रखना या लड़ना कितना आसान लगता है आपको? नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि सब लोग मलाई खा रहे थे बंगाल में। ममता बनर्जी के सारे सांसद, सारे विधायक खूब मलाई खाई साहब, और वेट कर रहे थे कि ममता जी जीत जाए तो मलाई खाने का प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। लेकिन जब ममता बनर्जी हार गई और लगा कि अब मलाई तो मिलने वाली नहीं है, चलो जी पाला बदले। जो नहीं बदल रहे थे उनके यहाँ पे ईडी सीबीआई तुहीन भाई साहब ने भेज दी, बोला फटाफट इस तरफ आ जाओ, नहीं आओगे तो अंदर। ये कहानी है भारत के प्रजातंत्र की। दिस इज द रियलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी इन दिस नेशन। और अगर रूलिंग पार्टी इसको फैसिलिटेट करती है, आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के यहाँ ईडी गई, एक श्रीमान जी 3 दिन के अंदर अंदर बीजेपी विधिवत ज्वाइन करते हैं, दूसरा आदमी नहीं ज्वाइन करता, वो जेल के अंदर है। सो इट इज माय वे और विवेक जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप स्टूडियो आए। इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप स्टूडियो आए, आपके ऑडियो में देखिए दिक्कत हो गई। मैं आता हूं मैं ईशा ने एक सवाल ले लूं, हमारे 2 मेहमान और बच्चे, फिर आपके पास आता हूं जी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं सर। सुशीबेन शाह जी, आपको बधाई, आप पार्लियामेंट में जेडीयू से आगे निकल गए और आपके जो सांसदों की संख्या है वो जेडीयू से इस वक्त ज्यादा हो गई है। मेरा सवाल यह है कि ये कोई इंटरनल मामला है, कि कोई इंटरनल विषय है, या वाकई आपको विपक्ष से लड़ना है? नहीं, लड़ने की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि शिवसेना का हमेशा एक प्रतिनात्मक रूप रहा है कि हम तोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। और कौन जोड़े हैं हमारे साथ? जो चाहते हैं विकसित भारत, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये आप पार्लियामेंट में देखें, हमारी पूरी नीयत है और नीति भी है कि ये पार्लियामेंट चले, लोगों के लिए चले, विकसित भारत के लिए चले, एक न्यायिक प्रणाली बेहतर हो, एजुकेशन का जो हमने अमेंडमेंट लाया है वो सारे रूल्स पारित हो और पार्लियामेंट में डिबेट हो, डिस्कशन हो और हम सारे लोग आगे बढ़े। हाँ, ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में एक सच्ची और अच्छी विपक्ष हो, लेकिन मुद्दे होने चाहिए, डिबेट करने के लिए मुद्दे होने चाहिए, सॉल्यूशन बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वॉल में दौड़ के आए। चलिए, पार्लियामेंट में तो मुद्दे बताएंगे, मगर स्टूडियो में ईशान त्यागी ने 10 मुद्दे बता दिए जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि वो चर्चा यहां नहीं हो सकती, मगर उससे पहले उन्होंने बताया कि 10 मुद्दे की इस पर चर्चा हो सकती, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह से ये तरह की बातचीत विपक्ष भी तैयार होने चाहिए करने के लिए। जब विपक्ष तैयार होता है तो कांग्रेस एक मुद्दा छेड़ती है, टीएमसी तीसरा मुद्दा छेड़ती है, उबाटा चौथा मुद्दा छेड़ती है। तो जब तक विपक्ष साथ में आके एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का काम नहीं करेंगे, डिबेट कैसे हो सकता है? ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह जी, अभी ईशान कह रहे थे कि आप तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को बात करनी चाहिए, मगर सरकार बात नहीं करती है। नहीं, पर विपक्ष नहीं। मेरा सवाल प्रोफेसर विनीत सिंह से, हम तो बात करने के लिए तैयार है। मेरा सवाल प्रोफेसर विनीत सिंह से। ओके मैम, मेरा सवाल प्रोफेसर विनीत सिंह से। अंजित भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। भाई, जो तोड़फोड़ की बात करते हैं तो आप टूटते क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा चीज ये है कि विपक्ष तो सर्वदलीय बैठक या चर्चा की बात तो करता है, पर आप देख लीजिए बानगी क्या हुआ है, यहां पे भी वॉकआउट हुआ है। और आप सदन में देख लें, कहीं भी सार्थक अगर चर्चा की बात होती है, मणिपुर हो, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, फार्मर इश्यू हो, वंदे मातरम हो, सब पे ये वॉकआउट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना अंजित भाई, कि इनको चर्चा करने में इनको कोई भी इच्छा नहीं है। ये चाहते हैं अपना वेस्टेड इंटरेस्ट जो है बिल्कुल जीवित रखें ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। मैं 2 बातें मैं ये बताना चाहूंगा जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा था कि हमने ये काम किया, हमने ये स्कीम किया। मैं थोड़ा अपना रिकॉर्ड देख रहा था, आपको जान के आश्चर्य होगा, यूपीए सरकार में 2004 से 14 में मात्र 8 से 10 वेलफेयर स्कीम लाए गए थे, जबकि एनडीए में 14 से लेकर 26 तक 62 स्कीम की बात हो रही है।
दूसरी बात, अभी वीमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। याद कीजिए जब सुरेंद्र मेहता, यहां पर राजद के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और जब अजीत मेहता ने जब बिल को फाड़ के फेंका था तो क्या कांग्रेस ने उसका विरोध किया था? और क्या यहां पे लिख के दे सकते हैं कि अगर इसी नंबर पे 50% की बात नहीं करते हैं, अगर इसी नंबर पे हमने 33% आरक्षण दिया तो इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी हैं, रेडी हो जाएंगे और नहीं काम करेंगे? परेशानी क्या है ना, इनको केवल वितंडा खड़ा करना है अंजित भाई। एक बार नहीं, कई बार सदन में ऐसा देखा गया है। इनको सार्थक चर्चा से कोई मतलब नहीं है। ये समय जाया करना चाहते हैं, टैक्स पेयरों का पैसा खराब करना चाहते हैं। लेकिन हमने भी होमवर्क कर लिया है, जितने भी महत्वपूर्ण बिल हैं बहुत अच्छी बात होगी और पास होगा। बहुत अच्छी बात आपने होमवर्क कर लिया। ईशान त्यागी, जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, जो 3 काले कृषि कानून ये लोग लेकर आए थे, जिसमें 700 किसानों ने की मृत्यु हो गई और उसके बाद सरकार ने उनको वापस ले लिया। एक बार चेक करके आइए कि वो कितने मिनटों में पास हुए थे, कितनी चर्चा आपने राज्यसभा में उसमें करवाई थी। और मैं ये कहता हूं कि चर्चा होनी चाहिए इस व्यक्ति पे, और इस जैसे 20 व्यक्ति और हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये देखिए, राजेश कुमार जी हैं, कारगिल की वॉर में ये लड़े थे। ये किनसे मिल रहे हैं? राहुल गांधी जी से लड़ रहे हैं, जिन्होंने परसों छात्रों की गूंज में देहरादून में इनसे मुलाकात करी। उन्होंने ये बोला कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। रिया कुमारी, इनकी जो बेटी है, उसने हताश होकर पेपर लीक से सुसाइड कर लिया। ऐसे 19 बच्चे और हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था पहला नीट का, लेकिन पेपर लीक हो गया। 2024 के लीक से आप कुछ नहीं सीखे। उसके बाद 20 लाख बच्चों ने री नीट का पेपर दिया था। 2 लाख बच्चे सिस्टम से बाहर हो गए। अब ये बात करते हैं, एक आखिरी बात बोलूंगा। देखिए, ये लोग बात करते हैं डिलिमिटेशन की और महिला आरक्षण बिल की। मैंने आपको बता दिया कि महिला आरक्षण आपको लागू करना है, सिर्फ वो बिल पास हुआ रखा हुआ है। तुहिन सिन्हा जी, आप लागू कर दीजिए, और अगर आपकी मंशा नहीं है लागू करने की तो डिलिमिटेशन बिल के पीछे मत उसको डिलिमिटेशन बिल को उसके पीछे मत छुपाइए, धड़ल्ले से लेकर आइए ना। अगर आपके पास संख्या है तो, अगर आपके पास संख्या होती तो जिन बिल्स को आप लेकर आए हैं और आपने पार्लियामेंट, एक मिनट, जो सेक्रेटेरिएट ने लिस्ट दी है तो उसमें डिलिमिटेशन बिल होता। 17 अप्रैल को ये सरकार औंधे मुंह गिरी थी और दोबारा औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। एक आखिरी बात, ये सरकार इतना छटपटा क्यों रही है डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास मैंडेट है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, बोलिए और 5 मिनट बोल लीजिए। अंजित जी, अगर नहीं रोक पा रहे हैं और 5 मिनट बोलिए। करना चाहते हैं, उसको बदल देना चाहते हैं। सुनिए, बोले तो इंजी, बोलिए। अब रही 60 सेकंड में शांति बात हो गई, समझना पड़ेगा। नहीं हो गया। डीएमके पे सवाल पूछ रहा मुझसे, ये क्या हर बार जो है स्टूडियो में आकर डीएमके पे फायदा उठाते हैं? डीएमके बिल्कुल सही जगह खड़ी रहेगी, हमारे साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, ओके, बोले तो इंजी। देखिए, अब शांत करिए, क्योंकि ना मैं समझाना चाहता हूं और ये समझने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि क्यों महिला आरक्षण को लिंक किया जा रहा है डिलिमिटेशन से, आप समझिए डिलिमिटेशन ड्यू है या नहीं है। 2026 में ड्यू हो जाता है। अगर आप आज के आज महिला आरक्षण को लागू कर देते हैं, आपको 1/3 सीटें जो है आवंटित कर देनी पड़ेगी। लेकिन तुरंत जब डिलिमिटेशन होगा तो सारी, देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं अधिकार है महिलाओं का। आप देखिए, जब जैसे अधिकार है महिलाओं का। देखिए अंजित जी, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। ये क्या बदतमीजी चलती रहती है आपके शो पर? हर बार ये व्यक्ति आके घुस जाता है और बोलने नहीं देता है। नहीं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जितना बकवास करना है आप करिए। सुनिए आप ध्यान से। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। एक एक करके बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहे हमें देनी पड़ेगी। डिबेट अब तक बहुत बढ़िया चल रही है। अब वो बोले, फिर आप बोलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बोले तो होगा डिलिमिटेशन जैसे लागू होगा, सारे सीटों का स्वरूप बदल जाने वाला है। तो अगर आज के आज आप महिला आरक्षण लागू करते हैं, आपको अगले साल सारे सीट जो आवंटित हुए हैं महिला आरक्षण के जरिए वो बदलने पड़ेंगे। ये आवंटन 15 साल के लिए होना है, इसीलिए स्वाभाविक है, लाजमी है, लॉजिकल है कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन साथ में हो। अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जिम्मेदार हूं क्या? अरे समझिए विषय को, सवाल पूछने के पहले बोलिए, अध्ययन करिए विषयों का जल्दी से।
और अगर जी नहीं भाई, डिलिमिटेशन पहले- चाहते तो खुल अंजीत करके भाई, दीजिए, 2021 खुल में करके जनगणना दीजिए कि होनी आप नहीं थी, चाहते सरकार कि ने देश के जनगणना युवा नहीं करवाई, राजनीति विश्व में में आप सभी नहीं देशों चाहते ने- कि 50% सुनिए, आप सीटें सुन बढ़े, लीजिए। खुल करके ये अंजीत जी, पहले ना जनगणना होनी थी 2021 में, इस सरकार ने जनगणना नहीं करवाई, कोविड का हवाला देती रही, विश्व में सभी देशों ने जनगणना करवा ली अपने यहाँ, लेकिन इस सरकार ने जनगणना इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इसकी मंशा नहीं थी जनगणना करवाने की। ये जो पहले कहते थे और एफिडेविट देते थे सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, राहुल गांधी जी के दबाव के बाद इन्होंने जातीय जनगणना करवाने का भी फैसला लिया और अभी तो जनगणना शुरू हुई है। ये कह रहे हैं अगले साल हम लागू कर देंगे इसको। कैसे कर देंगे भाई? अभी जनगणना शुरू हुई है, अगले साल तक कंप्लीट होगी, उसके रिजल्ट से आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो झूठ बोल रहे हैं कि हम अगले साल से वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू कर देंगे, ये सरासर झूठ है इनका। ठीक है अंजीत जी, देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना पॉसिबल कि जो नहीं है, चीजें ये लोग 50 टेक्निकली साल में पॉसिबल करते नहीं हैं, है। 5 साल में विनोद करते हैं। अग्निहोत्री जी यहाँ पर चलिए, मैं विनोद सर से पूछ लेता हूं। 2029 में मैं तो मानता हूं मेरे पास इस पर ज्ञान कम है, तो मैं विनोद सर से पूछ रहा हूं। सर, आप ही इस पर रोशनी डालिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन फैक्ट में सही बात कर रहा है। ना नहीं चाहती है युवा देखिए, राजनीति में आए। डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है, पहले तो ये सोचना इस पर। डिलिमिटेशन बहुत पुरानी वक्त की ज़रूरत है और इसको टाला गया 2 बार। 71 में इंदिरा जी ने 25 साल के लिए टाल दिया जी, और फिर 2001 में अटल जी ने टाल दिया 25 साल के लिए जी। तो डिलिमिटेशन तो ज़रूरत है। आबादी 145 करोड़ देश की हो गई है और जो संसदीय क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उनका बड़े हो गए हैं काफी। 20 लाख 25 लाख के हो आबादी गए हो गई है, जी। हैं, तो संभव नहीं है एड्रेस करना एक एमपी के लिए, इसलिए डिलिमिटेशन जरूरत है। मुख्य बात यह है, उसके पीछे आधार ये है इसलिए। और फिर जब डिलिमिटेशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के साथ साथ जो पुरानी सीट्स हैं सब उनका रीड्राइंग ऑफ द सीट्स होगा, मतलब उनकी बाउंड्रियां बदलेंगी। फिर जिस जिले में 3 सीटें हैं वहाँ 6 सीटें होंगी, 5 होंगी, 8 होंगी और उनकी बाउंड्रीज बदलेंगी। तो एक एक्सरसाइज होगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अब सवाल ये है कि वो उसका आधार क्या होगा। जनगणना 2011 के आधार पर करना है तो अब आपका आंकड़े मौजूद हैं, आप कर लीजिए। सरकार जो करना चाहती है 2011 के आंकड़ों पर। अगर 2026 के आंकड़ों पर करना है, 26-27 की जनगणना में, तो जैसा त्यागी जी कह रहे हैं तो उस हिसाब से फिर उसमें जब आंकड़े आएंगे 2027 में, उसके बाद फिर कमीशन बनेगा तो उसमें समय लगेगा। तो ये है, सरकार चाहती है कि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए और आधार वर्ष जो है 2011 की जनगणना को बना करके इसको कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बात यह है कि फिर मतलब यानी 15 साल जो है कि जो आंकड़े हैं जनगणना के, जो बढ़ी हुई जनगणना आएगी वो उसमें उसको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आप 2011 की जनगणना पर करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जनगणना के आधार पर कर रहे हैं चीजों को, तो 2026 और 27 के आंकड़े आ जाए उसके बाद करिए, उसके बाद ठीक है, ताकि लेटेस्ट उस पर डिलिमिटेशन हो, ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट होगा।